हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट बाई। और क्या आप जानते थे कि 2020-21 में इंडिया के 4,68,000 करोड़ के डिफेंस बजट में से पूरे 1,36,000 करोड़ तो आर्मी के एक्स ऑफिसर्स को पेंशन के तौर पर ही दिया गया था। जी हाँ, लेकिन एक मिनट, हमारे जवानों को रिटायरमेंट के बाद बस कुछ पैसे नहीं दिए जाते हैं, बल्कि सर्विस के वक्त भी उन्हें कई बेनिफिट्स दिए जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को गवर्नमेंट खुद जूते की शूलेस से लेकर महंगी गाड़ी तक सब कुछ मार्केट से भी सस्ते दाम पर देती है। वो भी इतने सस्ते में कि डीमार्ट भी इनके सामने महंगा लगे। लेकिन क्या ये डिस्काउंट सिर्फ सामानों को खरीदने तक है या सम्मान के खरीदे जाने पर भी है? इस सवाल से जुड़े जवाब को सोचने से पहले आपको ये भी बता दूं कि इनके घर का सामान का तो बंदोबस्त सस्ते में ही हो जाता है, किंतु साथ ही इन ऑफिसर्स के रहने के लिए भी अलग से 62 कैंटोनमेंट एरियाज यानी आर्मी की अपनी कॉलोनी बनी है। जी हाँ, और इनकी फैसिलिटीज यहीं खत्म नहीं होती। तो चलिए इन्हीं दूसरी फैसिलिटीज की बात करते हैं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल फैसिलिटीज ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। नंबर 1, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। अब भाइयों, इस फैसिलिटी के नाम पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट या सीएसडी में स्कूल कॉलेज जैसे सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि एमआरपी से कई गुना सस्ते भाव पर किराने के सामान से लेकर गाड़ियां तक सब कुछ मिलेगा, पर सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स को। ये कमाल की फैसिलिटी हमारे जवानों को इंडिया की आजादी से भी कई सालों पहले से मिलती आ रही है, जिसकी शुरुआत 1920 में हुई थी और तब इसे द आर्मी कैंटीन बोर्ड बुलाया जाता था, जिसका काम इंडिया में रह रहे अंग्रेज सैनिकों को खाने पीने का सामान प्रोवाइड करना था। पर धीरे धीरे ये कैंटीन ने भी बदलते वक्त के साथ कई सारे बदलाव देखे और फाइनली जाके जनवरी 1, 1948 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 48 लाख के बजट के साथ सीएसडी का निर्माण हुआ, जिसका मकसद था देश के करंट जवान, एक्स सर्विसमैन और उनके परिवार वालों को रोजमर्रा की चीजें मार्केट से कम भाव पर बेचना। और इस पूरे डिपार्टमेंट को संभालने का काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है, जिन्होंने पूरे देश में सीएसडी के कुल 33 एरिया डिपो बनाए हुए हैं, जो किसी होलसेल डिपो या गोडाउन की तरह ही काम करते हैं। इन्हीं सीएसडी डिपो से एरिया की मांग के हिसाब से देश भर में मौजूद 3500 यूआरसीज यानी यूनिट रन कैंटीन में बल्क में सामान सप्लाई किया जाता है, जहां हमारे देश के जवान और उनके परिवार वाले कुछ 2800 आइटम्स में से अपनी जरूरत के हिसाब से घर के सामान से लेकर दारू, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहां तक कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तक घर ले जा सकते हैं, वो भी बिना किसी टैक्स के। सही सुना आपने, ये सारा सामान सैनिकों को भारी वाले डिस्काउंट पर मिलता है, क्योंकि ये सभी चीजें उनके लिए नॉन टैक्सेबल होती हैं और वो इस मजेदार सुविधा का फायदा भी बड़ी आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अपने मिलिट्री आईडी कार्ड दिखाने से ही ऑफिसर्स को इन यूआरसीज में शॉपिंग करने को मिल जाती है। लेकिन इन सारी सुविधाओं का आनंद लेने के लिए हर रैंक के ऑफिसर को एक लिमिटेड बजट दिया जाता है, जहाँ वो लगभग 55,000 से 1 लाख साल भर में इस्तेमाल करके यूआरसीज में से अपने घर का स्टॉक भर सकते हैं। नंबर 2, एवरीडे थिंग्स। वैसे तो हमारे सैनिकों को खाने पीने के सामान पर भारी डिस्काउंट मिलता ही है, लेकिन क्या आप जानते हो कि हमारी गवर्नमेंट फौजियों के इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ ही टेलीफोन बिल्स और यहाँ तक कि वाईफाई का खर्चा भी उठाती है। जी हाँ, पर अब जाहिर सी बात है कि ये सारा फायदा बस अकेले जवान को तो नहीं मिलेगा, उनके घर परिवार वाले भी तो इसमें शामिल होंगे ना। तभी तो जब भी आर्मी ऑफिसर को मिलने वाले फैसिलिटीज की बात आती है तो वहाँ बाय डिफॉल्ट उनका घर परिवार भी शामिल हो जाता है, जिसमें सबसे पहले उनके बच्चे आते हैं। इसलिए अगर हम आर्मी किड्स की बात करें तो इंडिया के डिफेंस में शामिल होने वाले हर ऑफिसर को अपने बच्चों को टॉप क्लास स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिलता है, जो खास करके उन्हीं के लिए बनाया गया होता है। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो पूरे इंडिया में टोटल 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स और 249 आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल्स मौजूद हैं, और इन स्कूल्स को सही तरीके से चलाने का काम आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES करती है, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 40 सालों पहले 1983 में हुई थी, जब गवर्नमेंट को आर्मी के एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स आने लगी थी, और उन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते गवर्नमेंट ने आर्मी के लिए अलग से स्कूल बनवाए, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आर्मी किड्स के लिए बनाया गया था। लेकिन बच्चों की पढ़ाई सिर्फ स्कूल तक ही नहीं होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर 1994 में AWES ने हायर एजुकेशन के लिए सबसे पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया, जिसके बाद AWES ने दूसरे सेक्टर्स जैसे होटल मैनेजमेंट, लॉ, डेंटल और नर्सिंग के लिए अलग से 12 प्रोफेशनल आर्मी इंस्टीट्यूट्स भी बनाए हैं, जिसमें बाकी के पब्लिक या प्राइवेट स्कूल्स के कंपैरिजन में फी काफी कम होती है, जिसके चलते इन आर्मी किड्स की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कम में निपट जाता है। और यही नहीं, एडिशनली अगर किसी शहीद जवान या फिजिकली हैंडीकैप सैनिक के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा इनकी स्कूल की फीस पूरी की पूरी माफ कर दी जाती है।
यही नहीं, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे के साथ ही गवर्नमेंट हमारे सोल्जर्स की सेहत पर भी काफी ध्यान देती है, जहां हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज, चाहे वो छोटा सा सर्दी जुकाम का केस हो या कोई बड़ी से बड़ी बीमारी, इन सब का इलाज आर्मी ऑफिसर्स और उनके परिवार वालों का मुफ्त में किया जाता है। लेकिन ये सारी फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए उन्हें देश भर में मौजूद 134 आर्मी अस्पतालों में से किसी एक में जाना पड़ता है। पर अगर कोई कारणवश वो इन आर्मी हॉस्पिटल्स में नहीं जा पाते हैं या इन हॉस्पिटल्स में सही सुविधा नहीं होती है, तो ऐसे केस में इलाज में आने वाले खर्चे का बिल गवर्नमेंट खुद भर देती है। लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ ऑफिसर्स की हेल्थ पर ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग से हेल्थ स्कीम्स ECHS बनाया है, जहां रिटायर हो रहे ऑफिसर्स कुछ लमसम अमाउंट भर के खुद का और अपने घर वालों का इलाज पूरी तरह से मुफ्त में करवा सकते हैं। इन हेल्थ बेनिफिट्स के अलावा इंडियन आर्मी के सारे ऑफिसर्स को उनकी रैंकिंग के हिसाब से एक डेजिग्नेटेड व्हीकल भी दी जाती है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर रजिस्टर किया जाता है। इसके अलावा इन गाड़ियों को मेंटेन करने का खर्चा और इनमें डलने वाले पेट्रोल या डीजल का खर्चा भी गवर्नमेंट की पॉकेट से ही निकलता है, क्योंकि इन डेजिग्नेटेड व्हीकल्स को ऑफिसर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब यही ऑफिसर्स ऑफ ड्यूटी अपने पर्सनल काम से बाहर जाते हैं तब भी उन्हें अलग से बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जहां अपने मिलिट्री ID कार्ड पर उन्हें रास्ते के टोल्स को बिना भरे क्रॉस करने की इजाजत होती है। पर बस यहीं आकर इनके फायदे रुक नहीं जाते, क्योंकि इन ऑफिसर्स और उनके परिवार वालों को प्लेन और ट्रेन के टिकट्स का खर्चा भी गवर्नमेंट ही उठाती है। नंबर 3, अकोमोडेशन। आई एम श्योर आप जानते ही होंगे कि हमारे देश के सैनिकों को घर वगैरह तो दिया ही जाता है, पर क्या आप जानते थे कि इन घरों में रहने के लिए उन्हें रेंट देना पड़ता है? जी हाँ, और ये रेंट का सिस्टम हर स्टेट में और हर ऑफिसर के ओहदे के हिसाब से अलग अलग होता है। पर सिर्फ रेंट का अमाउंट ही नहीं, बल्कि इनको दिए जाने वाले घर भी इन ऑफिसर्स के रैंक के हिसाब से तय होते हैं, जिसमें कई बार इन्हें गवर्नमेंट BAH यानी बेसिक हाउस अलाउंस में रेंट का अमाउंट दे देती है, जहां लेफ्टिनेंट या कैप्टन के पोजीशन पर खड़े ऑफिसर को 2 BHK घर मिलता है। वहीं उनसे ऊंचे पद के ऑफिसर को अक्सर बंगलो में रहने की सुविधा दी जाती है। लेकिन सिर्फ घर की फैसिलिटी नहीं, बल्कि इन ऑफिसर्स को हाउस हेल्प के लिए अलग से अलाउंस भी दी जाती है, और ये सारे घर और बंगलौज ज्यादातर कैंटोनमेंट एरियाज में स्थित होते हैं, जिन्हें खास तौर पर आर्मी ऑफिसर्स और उनके घर वालों के लिए बनाया गया है। अगर करंट टाइम की बात करें तो भारत में इन टोटल 62 ऑफिशियल कैंटोनमेंट एरियाज बने हुए हैं, जो कुल 10,57,000 एकड़ में फैले हुए हैं। पर अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी ऑफिसर को इन दिए गए घरों में रहना पसंद न आए, या वो जगह उन्हें उनकी जरूरत अनुसार छोटी लगती है, तो ऐसे में वो अपने रहने का बंदोबस्त खुद ही कर लेते हैं, जिसके बदले हाउस ऑन रेंट रिइंबर्समेंट के चलते गवर्नमेंट इनके रेंट का कुछ पैसा भी इन्हें प्रोवाइड करती है। नंबर 4, रिटायरमेंट। और अब फाइनली बारी आती है सारे कामकाज के बाद की बात की, यानी रिटायरमेंट की, जहां इंडियन आर्मी ऑफिसर को पेंशन के तौर पर उनकी तनख्वाह का पूरा 50% दिया जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 2020-21 में इंडिया के 4,68,000 करोड़ के डिफेंस बजट में से पूरे 1,36,000 करोड़ आर्मी के एक्स ऑफिसर्स को पेंशन के तौर पर ही दिया गया था, जो पेंशन का अमाउंट उनके सर्विस खत्म होने के बाद लाइफ टाइम तक उनको मिलता रहता है। और इसी पेंशन को अवेल करने के लिए एक ऑफिसर को 15-20 साल तक अपने देश को सर्व करना पड़ता है। रहा सवाल उन केसेस का जहां रिटायर्ड ऑफिसर की मौत हो जाती है, तो यही पेंशन का पैसा उनके घर वालों को दिया जाता है। पर जो अमाउंट उनके सैलरी का 50% था, उसी को काट कर यहाँ वो 30% कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, पेंशन के अमाउंट के अलावा भी रिटायर्ड ऑफिसर्स और उनके घर वालों को CSD से लेकर एकोमोडेशन तक, यानी ये सारी फैसिलिटीज को इस्तेमाल करते रहने का पूरा हक होता है। जहां एडिशनली एक्स सर्विसमैन की तरह ही ये लोग भी मेडिकल क्लेम जैसे ECH का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इनकी ये सुविधा सिर्फ रिटायरमेंट के बाद मिलने तक नहीं है, क्योंकि जब डिफेंस में काम करने वाले लोग 60 साल से पहले रिटायर हो जाते हैं, तब इनके पास पैसे कमाने का एक और ऑप्शन हो। इसीलिए इनके इसी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने दिसंबर 1979 में एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अकॉर्डिंग एक्स सर्विसमैन और रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में अलग से सीट रिजर्व की जाती हैं, जिसमें ग्रुप C पोस्ट के लिए 10% सीट्स होती हैं, जो अक्सर डेस्क जॉब या क्लर्क जॉब्स के लिए होती हैं। वहीं ग्रुप D के मेंटेनेंस या लेबर वर्क की कैटेगरी के लिए ये सीट्स 20% तक होती हैं। लेकिन ये सारी फैसिलिटीज और बेनिफिट्स होने के बावजूद कई आर्मी ऑफिशियल्स को आज भी इनका फायदा उठाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जहां प्रेजेंट में कुल 12,37,117 एक्टिव सोल्जर्स हमारे देश के आर्मी में मौजूद हैं, वहीं हम अगर देखने जाएं तो एकोमोडेशन के लिए देश में सिर्फ 62 कैंटोनमेंट एरियाज हैं। ऐसे में आप ही सोचो, इतने सारे सोल्जर्स हैं, लेकिन उनके हिसाब से घर कितने कम है ना? पर ये इकलौती प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इन ऑफिसर्स के परिवार वालों को भी अक्सर कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जहां बार बार पोस्टिंग बदलने की वजह से उनके बच्चों को स्कूल चेंज करने का भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो अब आप ही नीचे कमेंट में बताओ, इन फैसिलिटीज के फायदे अच्छे हैं या ये सारे नुक्स?
साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।